नमस्ते। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये विश्लेषण करेंगे कि क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है। क्योंकि पिछले कई दिनों में कांग्रेस को बहुत सारे बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ के दूसरे दलों में शामिल हुए हैं। इससे पहले कि हम हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ आगे बढ़ें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो विश्लेषण की तरफ। मिलिंद देवड़ा, हार्दिक पटेल, अश्विनी कुमार, सुनील जाखड़, RVN सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, अल्पेश ठाकुर, अनिल एंटोनी, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, कैप्टन अमरिंदर सिंह, जयवीर शेरगल, SM कृष्णा, अशोक चौहान, सुष्मिता देव, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, राव इंद्रजीत सिंह, हेमंत बिश्व शर्मा, रीता बहुगुणा जोशी, जगदम्बिका पाल, N बीरेन सिंह, किरण कुमार रेड्डी, दिगंबर कामत, विजय बहुगुणा, पेमा खांडू, नारायण दत्त तिवारी, रवि नायक और भी कई नाम। ये लोग पिछले कुछ दिनों में कांग्रेस छोड़कर गए। लास्ट वीक जारी एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 7 वर्षों में कांग्रेस ने अपने सबसे अधिक चुनावी उम्मीदवारों के साथ साथ सांसदों और विधायकों को अपने दल से खो दिया और दूसरे दल में चले गए। जबकि 2014 में जबकि 2014 में केंद्र में सत्ता में आने वाली भाजपा सबसे अधिक लाभार्थी रही इस मामले में। 2014 और 2021 के बीच हुए 2014 से 2021 के बीच हुए चुनावों के दौरान 222 चुनावी उम्मीदवारों ने अन्य दलों में शामिल होने के लिए कांग्रेस को छोड़ दिया। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014 के बाद से चुनावों के दौरान भाजपा ने भी करीब 111 उम्मीदवारों और 33 सांसदों और विधायकों को खो दिया। फिर भी बीजेपी सबसे बड़ी लाभार्थी रही, क्योंकि 253 उम्मीदवार और 173 सांसद और विधायक अपनी अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस, जिसने पिछले 7 वर्षों में अपने 399 नेताओं को पार्टी छोड़कर दूसरे दलों में शामिल होते देखा, वहीं 115 उम्मीदवार, 61 सांसद और विधायक अन्य दलों से भी कांग्रेस के पाले में आए। निश्चित रूप से कभी केंद्र सहित विभिन्न राज्यों में सत्ता का आनंद लेने वाली कांग्रेस के प्रदर्शन में गिरावट कई कांग्रेस समर्थक, बुद्धिजीवी और उनसे सहानुभूति रखने वाले पत्रकारों को परेशान करती होगी। लेकिन इसे आत्मनिरीक्षण करने के अवसर के रूप में लेने के बजाय ये लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपमानजनक बातें करके निशाना साधते रहते हैं और ये एक आसान रास्ता अपनाते हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पाएंगे कि 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत लगभग दोगुना हो गया है। और वोट प्रतिशत दुगना कोई रातों रात नहीं होता। किसी भी पार्टी के लिए मतदाता को इन्फ्लुएंस करना एक लंबी प्रोसेस होती है। 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को 7.1 करोड़ वोट्स यानी लगभग 18.8% वोट मिले थे। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 17.16 करोड़ वोट मिले थे, जो कि लगभग 31% था। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 37.5% था, जो 2014 चुनाव की तुलना में 5 करोड़ वोटों से ज्यादा था। अब नजर डालते हैं कांग्रेस के प्रदर्शन पर। कांग्रेस को 2009 में 11.9 करोड़ वोट यानी लगभग 28.5% वोट मिला था। 2014 में कांग्रेस ने 10.69 करोड़ वोट यानी 19.5% वोट मिला था। जबकि 2019 में कांग्रेस को 11.94 करोड़ वोट यानी अप्रोक्सीमेट 19% वोट कांग्रेस को मिला था। इसका मतलब यह है कि 2009 से 2019 के बीच कांग्रेस को मिले वोट लगभग लगभग वही रहे। इससे यह भी साफ पता चलता है कि इन 10 वर्षों के दौरान जहां भाजपा का वोट शेयर दोगुना हो गया, वहीं कांग्रेस के वोट शेयर में कोई खास बदलाव नहीं आया है। यहाँ तक कि इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कांग्रेस नए वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में पूरी तरीके से नाकाम रही।
5 साल के कार्यकाल यानी 2014 से 2019 तक विकास कार्यों को देखकर मतदाताओं ने फिर एक बार मोदी सरकार के नारे को हकीकत में बदल दिया। 2014 के बाद में उन राज्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई जहां पर भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगियों की सरकार बनी। प्रधानमंत्री मोदी अक्सर डबल इंजन सरकार शब्द का प्रयोग करते हैं। यदि केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सत्ता होगी तो विकास कार्य में तेजी होगी, ऐसा उनका मानना है और इस बात को प्रमोट करते हैं, जिसे लोग काफी हद तक मानने और समझने भी लगे हैं। 2014 के बाद गरीबों, वंचितों, युवा, महिलाओं, किसानों सभी के लिए केंद्र सरकार केंद्र सरकार की ओर से कुछ न कुछ योजनाएं चलाई गई और इसका लाभ सभी को मिला। कांग्रेस के लंबे कार्यकाल में ऐसी योजनाओं का लाभ कभी भी जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता था। दरअसल मध्य प्रदेश में दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक जब कांग्रेस सत्ता में थी, तब उन्होंने शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई महिलाओं, किसानों और वरिष्ठ नागरिकों की कई योजनाओं, कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने बंद कर दिया था। न केवल जन केंद्रित गतिविधियां बल्कि संगठनात्मक स्तर पर भी भाजपा का काम भी उसकी सफलता का एक निर्धारक कारक है। हालांकि कांग्रेस नेतृत्व ने कभी भी संगठन स्तर पर अपने प्रदर्शन को सुधारने की दिशा में काम नहीं किया। गिरावट का यही कारण है। पार्टी नए मतदाताओं के समर्थन को जुटाने के प्रयास में बहुत हद तक विफल रही है। पार्टी के मौजूदा नेतृत्व के संबंध में बात न की जाए या उनकी कुशलता के बारे में बात न की जाए तो ही बेहतर होगा। दुर्भाग्य से पार्टी के भीतर किसी भी वरिष्ठ नेता में राहुल गांधी को ये बताने की हिम्मत नहीं है कि वो क्या गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी की बढ़ती लोकप्रियता के कारणों की पहचान करने के बजाय राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से मोदी को बदनाम करने में गर्व महसूस करते हैं। एक बात पक्की है, चाहे राहुल गांधी हर चुनाव में भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता का कितना भी दिखावा मूल्यांकन करने का दिखावा करने की कोशिश करें, पर कांग्रेस सही मायनों में सच्चे आत्ममंथन कभी नहीं करती। राहुल गांधी पनौती, चौकीदार चोर है, अडानी अंबानी बोलकर ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपने पतन के वास्तविक कारण के मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं करते हैं। मेरे रूप से कांग्रेस के पतन के कुछ ये मुख्य कारण हैं जो मैं अभी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले एचआर इशू। सुनने में आपको लगता है कि ये किसी कॉरपोरेट कंपनी का इशू है, पर नहीं। आइए समझते हैं कि ये एचआर इशू कांग्रेस में क्यों है। एचआर मतलब ह्यूमन रिसोर्स इशू कांग्रेस में क्यों है। कांग्रेस की एक नंबर समस्या प्रतिभा प्रबंधन या अपने सभी बड़े नामों को खोने की समस्या है। गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, कितने ही नाम जो भी मैंने आपको ऊपर बताए। ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें सिर्फ ऐसे लोगों को ये लगता था कि कांग्रेस में उनके लिए कोई भविष्य नहीं है या वो खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। अधिकांश मामलों में आजाद की तरह कांग्रेस ने ऐसे व्यक्तियों के बाहर जाने को खारिज कर दिया जिनका प्रभाव सीमित था। हालांकि वास्तविकता में कई नेता बीजेपी में जाके महत्वपूर्ण बन गए। उदाहरण के लिए जितिन प्रसाद को लीजिए, जो यूपी में बीजेपी सरकार में मंत्री है। कांग्रेस में वह 2014 से 2021 के बीच वास्तव में कुछ भी करने के लिए असमर्थ रहे, लेकिन बीजेपी में वह एक मजबूत ब्राह्मण नेता के रूप में उभरे। उन्हें यूपी चुनाव के दौरान सौंपे गए सभी 5 जिलों में उन्हें यूपी चुनाव के दौरान 5 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसमें उन्होंने भरपूर काम किया। तो लोग दूसरी पार्टी में प्रदर्शन करने लगते हैं पर कांग्रेस में नहीं कर पाते। यह सब खराब एचआर मैनेजमेंट के कारण होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को ही ले लीजिए, वो कांग्रेस में उपेक्षित महसूस करने लगे। उनके कुछ इश्यूज थे, उनसे बैठ के बात होती, उसके बजाय उन्होंने किसी ने भी उनसे बात करना उचित नहीं समझा। कपिल सिब्बल ले लीजिए, गुलाम नबी आजाद ले लीजिए, ये सभी बोलते थे कि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म हो गई है, वो अप्लाई होनी चाहिए। वो कांग्रेस की बेहतरी के लिए बात करते थे, पर उन्हें ये बोल दिया जाता था कि वो कांग्रेस के लिए सही नहीं है या फिर वो कांग्रेस पार्टी में फिट नहीं बैठते हैं और वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं।
कांग्रेस को वाकई में एक कॉरपोरेट स्ट्रक्चर में जो एग्जिट इंटरव्यू होता है उस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, कि जो भी पार्टी छोड़ के जा रहा है एक्चुअल उससे समझे तो सही, है जो वो बोल रहा है कि वो क्यों जा रहा है उसकी बातों को समझे, उसका रियल रेट्रोस्पेक्शन करें और उसके अकॉर्डिंग काम करें। क्योंकि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन से जा रहा है वो जो आपको बातें बोल के जाएगा वो सही बातें बोल के जाएगा, जिन बातों से एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन में या पार्टी में इश्यूज हैं या दिक्कत हैं। अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे तो आप इम्प्रूव होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। पुराने दिनों में नाखुश लोगों की नाराजगी को पर्दे के पीछे चुपचाप निपटा दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस महत्वपूर्ण काम को करने के लिए कोई भी नहीं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है नेतृत्व का मुद्दा, यानी लैक ऑफ लीडरशिप। फॉर एग्जाम्पल, पार्टी छोड़ने वालों में से एक हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए। जब वो बात करते थे कि मुझे राहुल गांधी से मिलने का समय चाहिए तो उन्हें समय नहीं दिया जाता था, और जब वो मिले तो राहुल गांधी उनकी बात सुनने के बजाय अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने में लगे रहे। अब ऐसे में ये लोग अपने आप को पार्टी में उपेक्षित मानने लगे और फिर पार्टी छोड़ के कहीं और चले गए, दूसरी पार्टी में चले गए जहां उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उन्हें मान सम्मान मिला, उन्हें पद मिला, उन्हें जिम्मेदारियां मिली और उन्होंने उनको बखूबी किया भी। तो एक नेतृत्व का मुद्दा कांग्रेस में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसे कांग्रेस को सॉल्व करने की बहुत जरूरत, बेहद जरूरत है। नंबर 3 फैक्टर जो कांग्रेस के साथ है, जो मुझे लगता है, वो है उनकी फंडिंग का इशू। पार्टी की गिरावट का फंडिंग का जो फंडिंग कम होना या ना होना, ये भी पार्टी की गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस के पास में पैसा नहीं है और आपको चुनाव लड़ने के लिए संसाधन देने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। यह एक दुष्चक्र की तरह है। आपको एक प्रभावी अभियान चलाने और जीतने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और फंडिंग सबसे अधिक उन लोगों को जाती है जो जीत सकते हैं या जीत रहे हैं। इसलिए लगातार खराब प्रदर्शन के कारण कांग्रेस पार्टी के लिए फंडिंग कम हो गई और यह उसके प्रतिद्वंदियों का एक अंश बन गया, उनके लिए एक बहुत बड़ा एसेट बन गई। अगर हम एडीआर की रिपोर्ट को देखें तो कांग्रेस को वर्ष 2019 से 2020 में केवल 133 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली, जबकि बीजेपी को इसी ड्यूरेशन में 720 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली। बीजेपी के पास 2025 से ज्यादा कॉरपोरेट डोनर हैं, जबकि कांग्रेस के पास में सिर्फ 154 कॉरपोरेट डोनर हैं। इस समस्या को हल करने के लिए पार्टी को नए तरीकों के बारे में सोचना चाहिए और एक सच्चा आत्मचिंतन करना चाहिए। अंत में मुझे उम्मीद है कि, या कहीं ना कहीं ये एक उम्मीद है कि पार्टी अपना सच्चा रेट्रोस्पेक्शन करेगी, आत्ममंथन आत्मचिंतन करेगी और एक अच्छे अपोजिशन की तरह सामने उभर कर आएगी, जो कि कांग्रेस के लिए 2024 लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी भी है और डेमोक्रेसी की बेहतरी के लिए भी कांग्रेस का मजबूत होना जरूरी है। अदर अदरवाइज अभी की जो कांग्रेस की कंडीशन है, अगर वो उसी हिसाब से आगे बढ़ते रहें तो कांग्रेस का रिवाइवल और कांग्रेस का जनाधार ये इम्प्रूव होना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, ये था मेरा रुख आज के इस वीडियो विश्लेषण में कि क्या कांग्रेस एक डूबता जहाज है। अगर कांग्रेस इन चीजों पे काम नहीं करेगी तो कांग्रेस वाकई में एक डूबता जहाज है। अगर कांग्रेस इन पे सच्चे आत्ममंथन, एक रियल रेट्रोस्पेक्शन करके इन पॉइंट्स के ऊपर काम करेगी तो कांग्रेस अपनी कमियों को दूर कर सकती है। धन्यवाद।